आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। आप सबको पता है कि आज है 29 तारीख, यानी कि देवानान पियदस्सी सम्राटों के सम्राट, पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का परचम लहराने वाले राजा सम्राट अशोक की जयंती है। सम्राट अशोक के जीवन के तरफ हम देखते हैं तो कई पहलू है। जैसे ये कहा जाता है कि वो चंडाशोक था, कोई कहते थे कि 100 भाई थे, कोई कहता है कि वो क्रूर था। क्या था सम्राट अशोक, और इतने बड़े विश्व पे राज करने वाला राजा कैसा था, उसके बारे में हम जानेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में सत्यजीत मौर्य साहब, जो मौर्य काल के विशेषता सम्राट अशोक की जो जीवनी है या उनके द्वारा किए गए जो काम है, उनके गाढ़े अभ्यासक है। सत्यजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम लोग इस वर्ष जो जयंती मना रहे हैं वो मेरे ख्याल से 2327वीं जयंती है। बहुत सारे संभ्रम जो है सम्राट अशोक के बारे में फैलाए जाते हैं। जैसे कि प्रास्ताविकता में मैंने कहा कि ये कहा जाता है कि सम्राट जो था अशोक, उसके 100 भाई थे। फिर उसकी तुलना की जाती है कि महाभारत में जब 100 भाई हम कहते हैं तो वही जो सम्राट अशोक को मानने वाले लोग जब महाभारत में 100 भाइयों की बात आती है तो कहते हैं कि 100 भाई कैसे हो सकते हैं। तो ये प्रश्न सम्राट अशोक के ऊपर भी उठता है कि 100 भाई कैसे हो सकते हैं। ये मिथक है या सही मायने में 100 भाई थे? देखिए, इसमें दो बातें हैं जी। एक बात आती है कि अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो 100 भाई सम्राट अशोक को थे, इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं मिलता जी। ना ही आर्कोलॉजिकल व्यू ऑफ पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो ऐसे हमको कोई एविडेंस नहीं मिलता है। किंतु एक श्रीलंका जो साहित्य है, विशेष करके उनका जो दीपवंश वगैरह है, इसमें 99 भाइयों का उल्लेख आता है। प्रश्न ऐसा है कि 99 भाई थे लेकिन उनकी कोई सूची नहीं है। अगर हम सूची को अगर देखते हैं टेक्स्ट बुक्स में तो उसमें 3 ही भाई मिलते हैं, और अगर हम आर्कोलॉजिकल एविडेंस को देखते हैं तो उसमें भी 3 ही मिलते हैं। तो प्रश्न ऐसा है कि हम जो इतिहास की जो ये है, क्या बोलते कि इतिहास जिसके ऊपर में खड़ा होता है या उसकी प्रामाणिकता जो होती है वो आर्कोलॉजिकल एविडेंस से होती है जी। टेक्स्ट बुक्स में आप हेरा फेरी कर सकते हो, लेकिन जो पिलर खड़ा है और जो लिखा है उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। उसमें करेक्शन नहीं होता, उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। तो एज पर द आर्कोलॉजिकल एविडेंस, अगर आर्कोलॉजिकल एविडेंस से हम देखते हैं तो उनको 3 ही भाई थे। तो इस बात को अगर मान लिया जाए कि वो 100 भाई नहीं थे, तो वो जो फिर क्या मिथक गढ़ा गया कि वो बहुत क्रूर था और उसने अपने 99 भाइयों का वध करके फिर वो राजगद्दी पे आया, ये मिथक तो अपने आप खत्म हो जाता है। हाँ, वो एक्चुअली कैसे 2 महाभारत है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आम जनता के दिमाग में जो महाभारत जो घुसा हुआ है या जो बैठा हुआ है वो कृष्ण की तरफ से आता है। लेकिन बुद्ध के पहले भी एक महाभारत है जो नागवंशियों को लेके चलता है, तो उसकी चर्चा नहीं होती है, चर्चा होती इधर। तो ये जो महाभारत है, एक्चुअली महाभारत किसका था? महाभारत विशाल भारत, महाभारत मीन्स विशाल भारत, बड़ा भारत जी। तो विशाल भारत किसका था? महाभारत किसका था? तो अशोक का था। तो जो एक मानवतावादी बोलो या जन कल्याणकारी राजा बोलो, उसके जन कल्याण के कार्य को अगर समाप्त करना है या लोगों को दिमाग से उसको भुलाना है तो कुछ न कुछ काल्पनिक रंग तो आपको देना पड़ेगा। तो उस प्रकार का है महाभारत। जो आपने बात कही, इससे एक संदर्भ जुड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि सम्राट ये लगाया जाता है, सम्राट यानी बहुत सारे राजाओं का राजा। लेकिन हम जब हमारे इतिहास में खंगोलते हैं या हमारी स्कूल कॉलेज किताबों की जो किताबों में हिस्ट्री दिखाई देती है, इनमें सम्राट अशोक का जो स्थान चाहिए, जो वर्णन चाहिए, वो नहीं मिलता। लेकिन छुटपुट राजा, राणा सांगा हो गया, राणा प्रताप, बहुत ही छुटपुट राजा जो कभी महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकले, जो कभी एक प्रदेश से बाहर नहीं निकले, जो राजस्थान से बाहर नहीं निकाल पाए, ऐसे राजाओं का वर्णन महाराजा महाप्रतापी करके किया जाता है। और सम्राट अशोक जिसने ना केवल दक्षिण भारत, केवल उत्तर भारत और
पूरे एशिया खंड और उससे भी ज्यादा भौगोलिक जगहों पर जिसकी सत्ता थी, साम्राज्य था, उसका वर्णन जरा हमारे इतिहास में और टेक्स्ट बुक में नहीं दिखता। इसका कारण क्या समझेंगे? कारण है, प्रमुख कारण ये है कि सम्राट अशोक को जिस प्रकार से भारतीय इतिहासकारों ने किताबों के माध्यम से जो वर्णन किया है, वो विशेष करके उसको बदनाम करने के दृष्टिकोण से किया है। क्योंकि सम्राट अशोक को लेकर अगर कोई रिसर्चर बोलेगा कि हाँ मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि उनका इतना बड़ा वर्क है पूरे एशिया के अंदर में कि आप पाकिस्तान में चले जाओ तो कुछ और ही बात मिल जाती है, आप अफगानिस्तान चले जाओ, आप तुर्कमेनिस्तान चले जाओ, आप और भी मिडल एशिया में चले जाओ तो कुछ नई नई बातें आती है। आप पूर्व एशिया में चले जाओ, भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। हाउ मेनी पीपल्स आर अवेयर, कितने लोग जागृत है कि सम्राट अशोक चाइना भी गया था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं था उस पीरियड में, आप भी नहीं थे, लेकिन चाइना का जो आर्कोलॉजिकल विभाग है वो बोलता है कि इधर आया है करके, वो एविडेंस देता है आर्कोलॉजी का, नॉट ए टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स में हेरा फेरी होगी, आर्कोलॉजिकल एविडेंस में नहीं होगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं। प्रश्न ऐसे है कि जिस प्रकार से सम्राट अशोक जनता के सामने में उनका वर्णन होना चाहिए, उनके मानवतावादी नीतियों का जो वर्णन किताबों में होना चाहिए, ऐतिहासिक पुस्तकों में, वो नहीं है। आप उर्मिला थापर की किताब पढ़ो, मुझे तो लगता है कि उसको कुछ समझ ही नहीं है। ना उसने कोई शिलालेख पढ़ा होगा और ना ही कुछ। अगर आप शिलालेख ही पढ़ लेते, जो भी आज वर्तमान में हमारे पास में अवेलेबल है, और उसका बहुत सारा अनुवाद हो चुका है, अच्छे अच्छे पाली अभ्यासकों ने उसका अनुवाद किया है, उनके सारे संदेशों में ही सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सारी चीज़ें हमको मिल जाती है। आप उसका एनालिसिस कीजिए, आप टेक्स्ट बुक को साइड में रखिए। इतिहास में बहुत सारे ऐसे संदर्भ मिलते हैं कि इस बात को प्रस्थापित करने की बात रखते हैं वो इतिहासकार कि सम्राट अशोक क्रूर था, वो मारता था, वो रक्त पिपासु था। एक घटना का वर्णन करते हैं कि सम्राट अशोक दिखने में जो है वो सर्वसामान्य नहीं था, सुंदर नहीं था। तो उसके कक्ष में जो दासियां होती है वो आईने में जब सम्राट अशोक दिखते तो हंसती है। तो ये वर्णन मिलता है कि दासियां हंसी तो उतनी दासियों को सम्राट अशोक ने जिंदा जला दिया। ये मिथक है या इसमें कुछ सत्यता है? ये मिथक है। जिन्होंने लिखा है, क्या वो उस समय में थे? जिन्होंने ये सारा वर्णन किया है कि बड़े क्रूप थे, कुरूप थे, चंड थे, तो क्या वो उस पीरियड में थे? नहीं थे। वो एक्चुअली वो ऐसा राजा था कि उसके बराबरी का कोई राजा ना उसके पहले हुआ और ना बाद में हुआ। ये मैंने बोला, एजिबिल्स बोलते हैं। वो तो चमकता सितारा था। तो उसकी जो उनकी मानवतावादी, समतावादी जो नीतियां है और समतामूलक साम्राज्य जो उनका था, भाईचारे का जो साम्राज्य था, इसको दबाने के लिए आपको कुछ और वर्ण व्यवस्था को लागू करने के लिए आपको किसी न किसी को तो क्रूप करना पड़ेगा, किसी न किसी को तो चंड बनाना पड़ेगा ना, विलन बनाना पड़ेगा, विलन तो बनाना पड़ेगा, तभी तो आप हीरो बनोगे ना। तो यही इतिहास सम्राट अशोक के साथ में हुआ है। बहुत सारे लोग आज भी बोलते कि सम्राट अशोक चंड था। अरे भाई, चंड नाम का तो कोई शब्द ही नहीं है उनके शिलालेखों में। प्रिय दृश्य लिखता है, दिखाई देता है, देवानाम प्रिय दिखाई देता है। तो चंड किसके लिए था? चंड ये शब्द आया कहाँ से? उन किन लोगों ने दिया? उन लोगों ने चंड बोला है जो वो उनके काबू में नहीं था। सम्राट अशोक उनके काबू में नहीं था, इनके काबू में नहीं था। अच्छा, इनके काबू में नहीं है तो भाई ये मेरे काबू में नहीं है ना, आप चंड हो। ये चंड है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मीन्स इनके दादा सम्राट अशोक के, उन्होंने इसको जो है काबू में नहीं रखा, लेकिन सम्राट अशोक ने इनको काबू में रखा। बैठ तो बैठ, खड़ा हो तो खड़ा हो, बस इतना ही आपका काम है। जब हम सम्राट अशोक के जीवन के बारे में देखते हैं या उनके काम के बारे में देखते हैं, ये कहा जाता है कि आज जिसे हम सिल्क रोड कहते हैं, पूरे एशिया में उसका एक नेटवर्क है, कश्मीर में है, हिमालयज में है। हाँ, चाइना ने भी उसको एक्वाइर किया है। तो ये जो सिल्क रोड है,
तब सम्राट अशोक ने इस सिल्क रोड को व्यापार के लिए खोला, उसका निर्माण किया, उसको डेवलप किया। तो क्या इतना व्यापार तब था कि इस तरह के सिल्क? नो डाउट एट ऑल। मैसूर से लेके खोतान, जो अभी चाइना चला गया था, पहले वो इंडिया का पार्ट था जी, बराबर है, और उसके बाद में सिल्क रूट, ये डेवलपमेंट सम्राट अशोक का है। फिर बाद में शेरशाह सूरी ने उसको डेवलप किया, तो उसको ग्रैंड ट्रंक बोलते हैं आज वर्तमान में। एक्चुअली वो अशोका क्या बोलते कि रोड होना चाहिए, अशोका पथ होना चाहिए, अशोका पथ होना चाहिए। तो इस जो सिल्क रूट उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है, ये अशोक के काल में हुआ था। अभी व्यापार के अगर दृष्टिकोण से, अगर बिजनेस के ट्रेड दृष्टिकोण से हम विचार करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ द डॉक्टर अमर्त्य सेन, वही बोलते हैं कि दुनिया के ऊपर में सम्राट अशोक का 35% इन्वेस्टमेंट था, मीन्स निवेश था। मीन्स कहने का मतलब कि दुनिया के 2 रुपए तो हमारा 1 रुपया, इतना बड़ा आर्थिक दृष्टिकोण से वो शक्तिशाली था। आज उल्टा है। आज अगर पूर्व एशिया की कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीज उठा लो, घर में बैठी हुई टीवी देख लो, घड़ी देख लो, मोबाइल देख लो, तो पूर्व एशिया से आ रहा है ना ये। पूर्व एशिया में कौन है? पूर्व एशिया में 5 कंट्री है, 6 कंट्रीज है। आप आइसोलेटेड है तुम्हारा, आप इसको छोड़ दो, मंगोलिया और तिब्बत को छोड़ दो। आप साउथ कोरिया को देख लो, नॉर्थ कोरिया आइसोलेटेड हो चुका है। उसके बाद में जापान देख लो, ताइवान देख लो, चाइना देख लो। ये 5 कंट्री पूर्व एशिया में है। तो ये किस प्रभाव में है? ये बुद्धिस्ट कल्चर में प्रभाव में है। और आज उनका इन्वेस्टमेंट हमारे ऊपर में है। तो क्यों है? क्योंकि वहां पे मॉरलिटी सबसे ज्यादा हाई है। क्योंकि उनका जो, अगर मॉरलिटी का ग्राफ अगर देखते हैं, तो मॉरलिटी का आप परसेंटेज कैसे निकालोगे कि आपके देश के अंदर में क्राइम कितना है? क्राइम बेस होगा मॉरलिटी के ऊपर में। जापान में 3% क्राइम है। इसका ये अर्थ हो कि 97% लोग जो है वो चरित्रवान है। आज भारत में उल्टा है। अभी मैं पूरा कंट्रीज का नहीं लूंगा, अब साउथ ईस्ट एशिया का भी नहीं बता पाऊंगा मैं इतने शॉर्ट पीरियड में, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको जापान का उदाहरण दिया। अभी हम इंडिया के ऊपर में आते हैं। वी आर डिवाइड इन दी कास्ट। हम जातियों में बिखरे हुए लोग हैं। इंडिया इज द डिवाइड इन दी कास्ट। भारत जो जातियों में बिखरा हुआ देश है, और जाति का जहर कहाँ पे है? मनुष्य के मन में है। यहाँ पे हर कोई बंदा जो है जाति से दोस्ती करता है या जाति से द्वेष करता है। ये भावना यहाँ पे आती। मीन्स वी आर द सोशल क्रिमिनल। हम सामाजिक अपराधी है, क्योंकि हम जाति का वहन कर रहे हैं, हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो वी आर द क्रिमिनल। यानी इंडिया में ये जो क्राइम है, सोशल क्राइम, नियर अबाउट 98-97% है। तो ये कहेंगे कि जब सम्राट अशोक इस पूरे एशिया पर या पृथ्वी के आधे हिस्से पर राज कर रहे थे, तब क्राइम नहीं था। अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ द रोमिना थापर, हिज बुक सेड कि 2% वो बोलती है क्राइम है। अगर 2% क्राइम है, इसका मतलब 98% लोग चरित्रवान थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अशोका। ये मैं नहीं बोल रहा, वो रोमिना थापर बोलती है, तो मैं उसी का रेफरेंस दूंगा ना। अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ द डॉक्टर अल्तेकर, हिज बुक नेम इज द एंसेंट एजुकेशन सिस्टम, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में बोलते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अशोका 67% लोग, मीन 67% लोग, दे वॉज द हाईली क्वालिफाइड, मीन्स इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हाईली IIMs, ऐसे लोग थे, बिल्कुल बड़े। आज क्या है? ओनली फॉर 2% हाईली क्वालिफाइड पर्सन इन इंडिया। हम जैसे देखते हैं कि सम्राट अशोक के साथ बहुत बड़े विश्वविद्यालयों का नाम जोड़ा जाता है। तक्षशिला का नाम जोड़ा जाता है, नालंदा का नाम जोड़ा जाता है, विक्रमशिला का नाम जोड़ा जाता है। और आपने संदर्भ लिया परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड पीपल, हाई एजुकेटेड पीपल। तो क्या सही मायने में ये जो कहा जाता है, और इतनी सारी प्रसिद्ध विश्व में ये सारी यूनिवर्सिटीज जो आज भी जिसका रेफरेंस दिया जाता है, क्या सही मायने में थी, या ये भी एक प्रकार का? नहीं, उसकी तो एविडेंस है ना, आर्कोलॉजिकल एविडेंस। वो तो खड़ी है ना धरती के ऊपर में, आज भी हमको दिखाई दे, भले उसका वो खंडर के रूप में हमको दिखाई दे रही है, लेकिन वो दिखाई दे रही है। देयर इज नो डाउट एट ऑल। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, ये नागवंशी जो राजा था तक्षक, इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। फिर बाद में अशोक आए, तो अशोक ने उसको नॉन रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी को रेसिडेंशियल में कन्वर्ट किया। ये हमारी चीज है। अभी वो जो वैदिक वाले बोलते कि नहीं हमारी है, तो खिंचातानी चलते रहेगी, इसका कोई अंत नहीं खिंचातानी का।
खींचातानी का कोई अंत नहीं है। ये हजारों करोड़ों साल से खींचातानी आ रही है, आते रहेगी और आगे भी चलेगी। बिल्कुल, हम आर्कोलॉजी को देखते हैं थोड़ा सा भी, हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, या हम आज की इंजीनियरिंग को देखते हैं, और हम अशोक कालीन स्ट्रक्चर को देखते हैं, आर्कोलॉजी को देखते हैं, और अशोक कालीन इंजीनियरिंग को देखते हैं। वो टेक्निकल एजुकेशन जो आज हमें इंजीनियरिंग के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, शायद वो तक्षशिला में पढ़ाया जाता होगा, इसलिए इतनी बड़ी इमारत जैसे 84,000 विहारों का उल्लेख हम देखते हैं, जिसमें महाबोधि विहार है, सांची का बहुत स्तूप सिंपल है। बात है कि आज उनके जो पिलर खड़े दिखाई दे रहे धरती के ऊपर में, भारत में और अफगानिस्तान और इधर उधर, तो ये जो बड़े बड़े जो पिलर उन्होंने जो पत्थर जो काटे होंगे पहाड़ से, तो इट वाज द इंजीनियरिंग। और उसका साइज, उसका जो मेजरमेंट वगैरह, हाँ। ठीक है, आपके टूल्स कुछ आज वर्तमान में आपका मेजरमेंट लेने का जो तरीका है कुछ बदल गया होगा, लेकिन आपको मेजरमेंट तो मिल रहा है ना। एंसेंट काल में भी अशोक का भी तो मेजरमेंट ही लिया होगा उसने भी, उसमें तो कोई की इंच भरे का भी कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है उस पीरियड में टूल्स कोई और होगा, साधन कुछ और होगा। एक प्रश्न बारंबार वो भी उठता है कि ये जो संख्या बताई जाती है 84,000, ये कहा जाता है कि एक आदमी एक घर अपने जीवन में नहीं बना पाता, या एक राजा भी होगा तो एक महल बना लेगा, एक किला बना लेगा, 10 किले बना लेगा, लेकिन 84,000 जो विहार है, चैत्य है, मंदिर है, इतने सारे अशोक ने बनाए, और उसका जो जीवन था इतना था, तो प्रतिदिन का हिसाब लोग लगाते हैं कि इतने दिन में इतने बनाए। क्या ये पॉसिबल है? अशोक ने एक क्या बोलते कि आह्वान किया था जनता को कि भाई 84,000 धातु के ऊपर में अपने को विहार बनाना है। तो ये जो बनाए गए हैं जनता ने बनाए हैं। प्रीतम जी जो है एक नागपुर में बना रहा है, उनके साथ में 2,000 लोग हो गए। मैं कोई शहर में बना रहा हूँ, भंडारा में बना रहा होगा, वहां पे कुछ है। तो ये एक राज आज्ञा थी कि भाई ये ऐसा होना चाहिए करके जी। वो मुझे लगता है कि 7 दिन में कि कितने तो भी दिन में हुआ है, वो अपना अनागारिक का जो एक बुक है उसमें सारी डिटेल्स आती है। हम अगर सम्राट अशोक का सामाजिक न्याय का पैमाना देखें कि आज हम लोग बहुत ये देखते हैं सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा, या बराबरी का स्थान नहीं मिल रहा है, ज्यादा दिखाई असहिष्णुता। सम्राट अशोक के काल में ये कहा जाता है कि सामाजिक न्याय हर आदमी तक जाता था, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ और समुदाय का हो। तो किस तरह का सिस्टम सामाजिक न्याय का सम्राट अशोक का रहा होगा? पहली बात कि सम्राट अशोक के समय में 4 संप्रदाय थे, जातियां नहीं थी जी। जाति और संप्रदाय भिन्न भिन्न है। आज लोग जिसको धर्म समझते हैं वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। जैसे हिंदू धर्म बोलते हैं, बौद्ध धर्म बोलते हैं, सिख धर्म बोलते हैं, ईसाई धर्म बोलते हैं, मुस्लिम धर्म बोलते हैं। ये संप्रदाय, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। इसी प्रकार सम्राट अशोक के समय में 4 प्रमुख संप्रदाय थे। एक था श्रमण, जो उसको बौद्ध बोलते हैं वर्तमान में। दूसरा है जैन, तीसरा था आजीवक, और चौथा था ब्राह्मण। ब्राह्मणों की जो संख्या थी बहुत अल्प थी। और अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ डॉक्टर D.R. भांडारकर, अपनी वो बुक में बोलते हैं अशोक के कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका द ब्राह्मण कम्युनिटी वाज अनटचेबल थी। अनटचेबल नहीं, वो पददलित की तरह थी, डिप्रेस थी, वो डिप्रेस क्लास की तरह। जैसे आज जिसको बोला शेड्यूल कास्ट को बोला जाता है वंचित, पीड़ित वगैरह, इस प्रकार की वो थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो D.R. भांडारकर बोल रहे हैं, उनका ही रेफरेंस मैं दे रहा हूँ। यही सेम बात बाबा साहब ने बोली, यही सेम बात गोयनका जी के बुक में भी आई है। क्या बुद्ध नास्तिक थे, इस किताब में भी पेज नंबर 159 में। तो उस समय में ये जो आज जिस वर्ग का प्रभुत्व जनमानस के ऊपर में है, विशेष वर्ग को, वर्ण को लेके, वो प्रभाव नहीं था। तब भी सम्राट अशोक ने जो जिस आज के शब्द में, उस समय में तो संप्रदाय शब्द यूज हुआ करता था, आज धर्म ये शब्द यूज आता है, उसके जगह पे ये शब्द आ गया। अगर आज जिस प्रकार के धर्म के नाम पे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उसको प्रचार करने के लिए रोका जाता है, उनकी मान्यताओं को और उनके जो कुछ त्योहार है या जो कुछ मान्यता है उसके ऊपर में प्रहार किया जाता था, इस प्रकार का काम सम्राट अशोक ने अपने काल में नहीं किया।
बिल्कुल। सम्राट अशोक ने यही कहा है कि हर व्यक्ति एक दूसरे के संप्रदाय का आदर सम्मान करे, यही साधुवाद है। और इसी के वजह से, यही एक शब्द की वजह से सम्राट अशोक के 40 साल के कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ। किसी प्रकार का जो पड़ोसी मुल्क थे उस समय में जो भी रहे होंगे, उनका सम्राट अशोक के साम्राज्य की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं होता, ड्यू टू रिस्पेक्ट। आप जब तक रिस्पेक्ट नहीं करोगे एक दूसरे के संप्रदाय का, बोलो या आज वर्तमान में जिसको आप धर्म बोलते हो, इसका जब तक आप एक दूसरे के साथ में रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो ये जो उथल पुथल आज वर्तमान में दिखाई दे रही है, ये रहेगी। सम्राट अशोक ने किसी को भी अपने जीवन हयात में किसी को भी जबरदस्ती से बौद्ध बन, ऐसा किसी को बौद्ध नहीं बनाया। उन्होंने इतना ही बोला है कि ये यूनिवर्सल 5 प्रिसेप्ट्स है बुद्धा का, ये वैश्विक क्या बोलते कि पंचशील है, आप इसका पालन करो। एक बात और सम्राट अशोक के साथ जुड़ती है, एक आरोप जुड़ता है कि सम्राट अशोक, अगर सम्राट अशोक ही रहते तो भारत गुलाम नहीं होता। सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म और अहिंसा का मार्ग लिया, उन्होंने तलवार को त्यागा, उनकी धीरे धीरे सेनाएं खत्म होती रही, वो धार्मिक हो गए, वो धम्मराजिक हो गए, इसलिए बाहर का आक्रमणकारी उन देश में आया और इसलिए भारत देश गुलाम हुआ। क्या इसमें कुछ सत्यता है? मुझे लगता है कि जो ये किताबें जिन्होंने लिखा है, भले वो इतिहासकार रहे होंगे बड़े बड़े नामी गामी, मैं समझता हूँ कि एक बार वो कांधार चले जाए, और कांधार में उनका जो राज किला था, है ना, परकोट उसको बोलते हैं, आज भी खड़ा है। सम्राट अशोक की उस जमाने में जो सेना थी वो विश्व की सबसे बड़ी सेना थी। सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया या उनके वैश्विक मूल्यों को आगे बढ़ाया, जनता को सहिष्णु बनाने के लिए उन्होंने ये काम किया। लेकिन सेना तो उनके पास में थी ना, बॉर्डर पे थी, और आधुनिक शस्त्रों के साथ में, उस समय में जो कुछ आधुनिकता होगी उस आधुनिक शस्त्रों के साथ में उनकी सेना खड़ी थी। और सम्राट अशोक तो अपनी सेना लेके चाइना चला गया था। आज चाइना तो हमारे घर में घुस रहा है। तो मैं वही बता रहा हूं कि ये जो इतिहासकार की जो इस प्रकार की बातें वर्णित किया है अपनी किताबों के अंदर में, मेरा व्यक्तिगत उनको अनुरोध है कि एक बार और उसका पुनर्लोकन करे, और वास्तविक जो स्थिति है, सच्चाई है, उसको जनता के सामने में रखना चाहिए। आज भी किले खड़े हैं, दूर खड़े हैं, आज भी मंदिर आज भी आप कांधार चले जाइएगा, वो दूर दिखेगा। पंचम शेरा घाटी जो बोलते हैं, मेरे को वो प्रॉपर नाम नहीं आ रहा है, मेरे बुक्स में आ जाएगा, वो सारी डिटेल्स मैंने दिया है। अभी जो अफगानिस्तान का और तालिबान का युद्ध हुआ था, तो एक उनके प्रधानमंत्री जो कुछ भाग गए थे उधर, वही रुके थे, वहीं पे उसी साइड में उनका किला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बातें कही जाती है सम्राट अशोक के बारे में, जो कलिंग युद्ध का भी जिक्र होता है कि कलिंग युद्ध इतने दिन चला, फिर सम्राट अशोक ने युद्ध की भूमि पर जाकर देखा, वहाँ चारों तरफ लाशें, रक्त और मांस का ऐसा क्या बोलेंगे, ऐसे पड़ा हुआ था, और उनका हृदय आहत हुआ। क्या सिर्फ यही एक घटना थी या पहले से भी पहली बात देखिए, सम्राट अशोक की जो माँ थी धर्मा, उसका टोपन नाम था सुबांद्री। सुबांद्री यानी वो सुंदर दिखती थी, गोरी थी, इसलिए उसको टोपन में बोलते सुबांद्री। धर्मा शी वॉज द फॉलोअर ऑफ द बुद्धा, और बचपन से ही थी, और वो साक्य कुल की थी। और जिस माँ के कोख से जो बेटा जन्मेगा, निश्चित रूप से माँ के संस्कार बेटे के ऊपर में जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि सम्राट अशोक विदिशा आए, और विदिशा से वो अपना उज्जैनी जा रहे थे, तो बीच में अपना तुमको देवी मिल गई, चलते चलते प्यार हो गया, दोनों में विवाह हो गया। और उज्जैन से लगभग 20 किलोमीटर दूरी के ऊपर में सौंदड़ करके एक गांव है, मैं वहां से आई केम फ्रॉम सौंदड़, तो उस जगह से जाके आया। वो बोलते राजा के विवाह की टीला, मीन सम्राट अशोक का विवाह वहां पे था। आज भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस वहां थी सौंदड़ में। Who was this देवी was the follower of the बुद्धा एंड साक्यान कुल, वो साक्य कुल की थी, तो माँ भी साक्य कुल की, वाइफ भी साक्य कुल, और दोनों बुद्ध के फॉलोअर। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में
आसन दी, मीन बैठने का जो बिछाना था बुद्ध का, और लकड़ी के ऊपर में देवी ने उज्जैन से थोड़ा सा दूर 10-15 किलोमीटर में एक टीला है, वैश्य टेकड़ी बोलते हैं, वो उसके ऊपर में स्तूपा बनाया। सम्राट अशोक ने उसने सपोर्ट किया। सम्राट अशोक ने उपराजा रहते हुए, अभी ये सम्राट नहीं है, ही वॉज ए डिप्टी किंग। ओके, तो ये डिप्टी किंग रहते हुए उन्होंने वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनवाई, बहुत बिहारों को भी उन्होंने सपोर्ट किया। इतना ही है, वो प्रैक्टिस में नहीं था, जैसे कि हम बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन उतने डीपली प्रैक्टिस में नहीं है, समझे ना, आप हो या मैं हूं। लेकिन जब वो जो कलिंग वार हुआ और उससे जो आहत हुआ, वो तो धौली के शिलालेख में लिखा हुआ है, उसके ऊपर में ज्यादा खींचातानी करने की जरूरत नहीं है। हमारा मुद्दा है कि सिर्फ उसी युद्ध के बाद वो कलिंग युद्ध के बाद में वो प्रैक्टिस में आ गया। वो प्रैक्टिस में आ गया कि नहीं, ये अच्छा रास्ता नहीं है, हिंसा ये जो रास्ता है अच्छा रास्ता नहीं है। फिर वो बुद्धिज्म की तरफ आए, लेकिन बुद्धिज्म के संस्कार तो ऑलरेडी थे ही उसके ऊपर, उनके ऊपर में। तो ये जो अभी सवाल भी खड़ा होता है कि कलिंग युद्ध किया क्यों, कारण कोई नहीं बताता। हाँ, कारण कुछ नहीं है, कारण कोई नहीं बताता। बहुत सिंपल कारण है, क्योंकि मगध जो देखते हैं वर्तमान बिहार को, लग के कोई समंदर एरिया नहीं है। आपको जाना पड़ेगा अपना उड़ीसा जाना पड़ेगा, या आपको जाना पड़ेगा सीधा वेस्ट बंगाल, गंगा नदी का किनारा, घाट नदी के थ्रू। तो मगध के व्यापारी जो भी इंटरनेशनल ट्रेड रूट हुआ करता था उस समय में, वो समंदर मार्ग था। उस समय में हवाई जहाज नहीं थे, ये समझना पड़ेगा हमको। तो उनका माल जो है कलिंग के लोग लूट लेते थे, तो उसके वजह से राजस्व को बहुत सारी राजस्व की हानि हो जाती थी। तो राजा का कर्तव्य है व्यापारी को सपोर्ट करना। तो फिर बातचीत से हल नहीं हुआ, तो फिर सम्राट अशोक के पास में एक ही उपाय था, वार। तो मूल कारण था कि कलिंग जो है मगध के व्यापारियों का माल लूट लेते थे। ये बहुत लंबा इतिहास है बरोबर है बहुत सारी बातें इसके अंदर है ना। जिस प्रकार से सम्राट अशोक को जनमानस के अंदर में जो प्रतिमा गाड़ी गई, ठूसी गई, वो प्रतिमा से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल इस बात का परिचय हमें आता है कि उनकी प्रतिमा जो गाड़ी गई और एक्चुअल सम्राट अशोक, क्योंकि जब एक पिता अपने बेटा, अपनी बेटी, अपने भाई को भिक्षु बनाता है, विदेशों में भेजता है, जो जिसे राजगद्दी पर महेंद्र को या संघमित्रा को राजगद्दी पर बिठाना चाहिए, उसे वो फकीर बनाता है। इसका मतलब उसके मन में जनता के प्रति, विश्व के प्रति बहुत करुणा होगी, तभी इतना त्याग वो करते हैं। तो त्याग के बारे में हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने सारी संपत्ति, यहाँ तक कि अपने बेटों को भी त्याग दिया। तो लेकिन आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि लोग त्याग करना नहीं चाहते। इतना बड़ा सम्राट, उसने सारा त्याग कर दिया, अपने बेटे को, बेटी को, भाई को, सबको भिक्षु बनाया। आज हम क्यों नहीं कर पाते? उसके लिए जो है सम्राट अशोक बोले या बुद्धिज्म में जो त्याग की जो भावना है, जो तृष्णा आपका निकल जाएगा आपके हृदय से, मन से, तृष्णा पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, लेकिन वी आर दी उपासक, तो पूरी तरह से नहीं जाएगी, लेकिन जितनी भी खत्म हो जाती है तो उतना उतना त्याग की भावना हमारे में डेवलप हो जाती है। हो सकता है कि सम्राट अशोक की जो तृष्णा है वो 98% कम होगी, इसलिए त्याग की भावना ज्यादा आ गई। इसलिए उनकी जो कलेजी की कसक थी महेंद्र और क्या बोलते कि संघमित्रा, उसको संघ को दान दे दिया उन्होंने। हम आखिरी चर्चा में है, आखिरी मुद्दे पर है। जब सम्राट अशोक का काल था, तब यह कहा जाता है कि पूरी तरह ये पूरा देश बौद्धमय था, मगर कुछ संदर्भ ऐसे है कि जैसे आपने कहा कि 4 पंथ ऑलरेडी थे, यानी यह कहा जा सकता है कि ये देश पूरा बुद्धिस्ट नहीं था, भारत बौद्धमय नहीं था, भारत बौद्धमय कभी नहीं रहा, और किसी भी एक धर्म इसमें नहीं रहा। ये विविधताओं से भरा हुआ अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म आते गए। मुझे सिर्फ इस बात पर चर्चा करनी है कि आज के काल में जो कहा जाता है कि हम पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या ये पॉसिबल है? जब सम्राट अशोक जैसा राजा होने के बावजूद, इसमें 2 बातें हैं। सम्राट अशोक ने लोगों को सहिष्णु बनाया, चरित्रवान बनाया, बुद्ध के 5 प्रीसेप्ट्स के आधार के ऊपर में। भारत बौद्ध में नहीं किया। हाँ, उस माध्यम से, बुद्धिज्म के माध्यम से लोगों, बुद्धिस्ट लोगों की, बुद्धास फॉलोअर्स का संख्या ज्यादा हो गया था। जैसे आज हिंदुइज्म में संख्या ज्यादा है, तो इसलिए लोग हिंदुस्तान
गला फाड़ के बोलते हैं। सम्राट अशोक ने किसी भी संप्रदाय के ऊपर में जोर जबरदस्ती नहीं किया, उनके रिस्पेक्ट किया, इसलिए वो अखंड भारत रहा। पुष्पशुंग मित्र आता है 185 बीसी में। पुष्पशुंग पतंजलि के कहने पे बृहदत्त की हत्या करता है और उसके बाद में जो अखंड भारत है वो बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वैदिक राष्ट्र बनाना था। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, आप बनाइए, दूसरे दिन देश बिखर जाए, टुकड़ों में बढ़ जाएगा। 100% ये इतिहास है। भारत कभी भी एक संप्रदाय की मोनोपली का देश नहीं रहा, या आज वर्तमान में ये कहेंगे कि किसी भी एक धर्म का क्या बोलते कि मोनोपली भारत में नहीं रही। ये मल्टीकल्चर स्टेट है, सिर्फ संख्या कम ज्यादा होगी। आज हिंदू ज्यादा दिखाई देते, कुछ सालों के बाद में बहुत ज्यादा दिखेगी। बस ये दो ही कम्युनिटी घूमेगी, और इसमें भारत को बौद्ध में बनाना नहीं बनाना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं बनाना, ये डिपेंड करेगा ओबीसी के ऊपर में, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। जैसे हमने चर्चा की कि हिंदुस्तान की बात होती है ना, सम्राट अशोक के काल में ये बौद्ध स्थान था, सारे संप्रदाय, सारे प्रकार की विचारधाराएं, सारे पंथ यहाँ रहते थे। लेकिन सम्राट अशोक के काल में इस तरह की विषमता नहीं थी, इस तरह की जातीयता नहीं थी, सहिष्णुता थी। लेकिन आज के संदर्भ में जब इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर ये हिंदू राष्ट्र बना, जैसे कि हमारे विद्वान मित्र सत्यजीत मौर्य बता रहे हैं, तो ये देश जिसे हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, ये टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा। सत्यजीत जी, आप यहाँ आए, सम्राट अशोक की इस जयंती के उपलक्ष्य में आपने वक्त दिया, लोगों का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।